हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ये सभी क्वेश्चंस जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले एग्जाम से, उसी पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट मीनिंग वाला आपको वर्ड बताना है, यानी कि एंटोनिम आपको यहाँ पे बताना है। एंटोनिम क्या होगा? एंडिक्ट का। एंडिक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? आरोप लगाना। आरोप लगाना इंडिक्ट मीनिंग होता है आरोप लगाना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना यानी कि आरोप से बरी करना। तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्सोनरेट। बाकी क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है क्रॉस चेक करना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? प्रिवेल का मीनिंग होता है जीतना या जो है प्रचलित होना। प्रचलित होना या जो है इसका एक मीनिंग होता है प्रबल होना। और इसके अलावा रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना, तो ये भी नहीं होगा, प्रतिक्रिया देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, एक्सोनरेट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है विगरस। विगरस का यहाँ पे अपोजिट बताना है। विगरस इसका मीनिंग होता है पूरी ऊर्जा के साथ या जोरदार। पूरी ऊर्जा के साथ या जोरदार तरीके से, या जोरदार कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रफ मतलब होता है खुरदरा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। रेयर मतलब क्या होता है? रेयर मतलब दुर्लभ, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। और फीबल, तो फीबल मतलब क्या होता है? फीबल मतलब होता है कमजोर। कमजोर या निष्प्रभावी। निष्प्रभावी, तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आर्टफुल मतलब होता है चालाक या धूर्त। जो बहुत धूर्त होता है या चालाक होता है वो होता है आर्टफुल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा फीबल मतलब कमजोर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है डोसिल। डोसिल मीन्स क्या होता है? विनम्र। विनम्र या इसका मीनिंग होता है दब्बू। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गुड मतलब अच्छा, तो ये तो नहीं होगा। स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, जो स्थिर हो, रुका हुआ हो। और बाकी स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स क्या होता है? जिद्दी या हठी। स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी या हठी। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा, स्टबर्न। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वाइज। तो सेंटेंस आपको या तो एक्टिव में दिया होगा या पैसिव में। अगर एक्टिव में है तो उसका पैसिव बताना है, और पैसिव है तो उसका एक्टिव बताना है। दिया गया है द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ। तो ये सेंटेंस एक्टिव वाइज में है, इसका पैसिव वाइज क्या होगा? तो पैसिव वाइज बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है टेंस। टेंस कौन सा है? द ओल्ड लेडी टच्ड, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वाइज बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर, और बाकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और इसके अलावा जो है बाई प्लस सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो वाज या वर कहीं नहीं दिख रहा, दूसरे में है, तीसरे में है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बी को चेक करते हैं। द काउ वाज टच्ड बाई द ओल्ड लेडी, तो यहाँ पे दिया गया है टच्ड एंड पैटेड, तो टच्ड एंड पैटेड होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पैटिंग हर करके दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। दिया गया है द काउ, ऑब्जेक्ट क्या है? द काउ वाज पैटेड एंड टच्ड। तो टच्ड एंड पैटेड हो या पैटेड एंड टच्ड, दोनों बातें एक ही है, मतलब इसको पहले कर दिया गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो द काउ वाज पैटेड एंड टच्ड बाई द ओल्ड लेडी। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाई माई ग्रैंडफादर।
तो अब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है पैसिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आती है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है ये, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कब आती है? जब उसका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो। ठीक है, तो यानी कि आपको जो सेंटेंस देखना है वो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको अभी देखते हैं, हो सकता है ये। फिर दिया गया है माई ग्रैंडफादर गिव्स, यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। माई ग्रैंडफादर हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट। माई ग्रैंडफादर हैज़ गिवन, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। तो यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बाई माई ग्रैंडफादर, ये जो है सब्जेक्ट है, जो कि पैसिव वॉइस में बाई के बाद आता है लास्ट में, और ये जो है एक्टिव वॉइस में पहले आ जाएगा माई ग्रैंडफादर। और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो यहाँ पे गेव आ गया। मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है दिस वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है बाई होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, बाई होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। ठीक है, तो यहाँ पे इज और बीइंग, इज बीइंग कब आता है पैसिव वॉइस में? जब उसका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाई होम का हो जाएगा हु, सब में दिया गया है हु, और यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे हैज़ बीन फीडिंग द चाइल्ड, ये गलत हो जाएगा। हैज़ फेड, ये भी गलत हो जाएगा। वाज फीडिंग द चाइल्ड, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, चाइल्ड को, बच्चे को कौन खिला रहा है? हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कंकर द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये जो है एक्टिव वॉइस में है, इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा? अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे जो टेंस है, टेंस आपको देखना है सबसे पहले पैसिव बनाते इसमें। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाएंगे तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे इट हैड बीन दिया गया है एक्सपेक्टेड, तो ये तो गलत हो जाएगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड का कर दिया गया, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे लगेगा दैट ही शुड नहीं होगा, यहाँ पे वुड होना चाहिए। ठीक है, उसने एक्सपेक्ट किया था, जब कोई चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है तो वहाँ पे वुड आता है, तो यहाँ पे वुड आएगा, शुड यहाँ पे गलत हो जाएगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कंकर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही विल, यहाँ विल आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। तो दोस्तों अब आपको जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें अंडरलाइन पार्ट है जिसमें एरर हो सकता है, तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं जो इसको रिप्लेस करके, अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करके इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे दिए गए हैं यू ऑट टू डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, ऑट यू। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग में जो है क्या होता है, यहाँ पे अगर ये जो है सेंटेंस है और ये क्वेश्चन टैग है, अगर सेंटेंस, आपका जो सेंटेंस है वो अगर अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होता है, और अगर निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो यानी कि क्वेश्चन टैग को निगेटिव में होना चाहिए था। बाकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, तो यहाँ पे ऑट दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, और सब्जेक्ट भी यहाँ पे यू है और यहाँ पे भी यू है, तो सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, लेकिन अफर्मेटिव का नेगेटिव होना चाहिए क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे जो है ऑट यू की बजाय क्या होना चाहिए? ऑन्ट यू, और हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है क्वेश्चन टैग में, तो ऑन्ट यू हो जाएगा, जिसको ऑट नॉट यू कहेंगे। तो ऑन्ट यू और क्वेश्चन मार्क, ये जो है यहाँ पे होना चाहिए था। तो अंडरलाइन पार्ट जो ऑट यू है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? ऑन्ट यू। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, छोटा बच्चा गिर गया रूफ से, छत से गिर गया। तो क्या यहाँ पे फेल फ्रॉम द रूफ की बजाय फेल बिलो द रूफ? तो फेल के साथ जो है गिर गया, तो यहाँ बिलो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ना डाउन
ना फेल ऑफ लगाने की जरूरत। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, छत से छोटा बच्चा गिर गया। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब दिया गया है बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स मतलब भारी बारिश के कारण द लेक वॉज फ्लडेड, जो लेक थी, झील थी, वो फ्लडेड मतलब उसमें बाढ़ आ गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिकॉज दैट की बजाय क्या होना चाहिए, एज देयर वर हैवी रेन्स मतलब भारी बारिश के कारण द लेक वॉज फ्लडेड, लेक में, झील में जो है बाढ़ आ गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज देयर वर होना चाहिए था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए हैं द थीव्स रैन अवे इन ब्लैक कार। तो दोस्तों द थीव्स रैन अवे इन ए ब्लैक कार, तो रैन अवे के नीचे अंडरलाइन है, क्या यहाँ पे ये सही है या कुछ और होना चाहिए इसकी जगह पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द थीव्स रैन अवे, रैन अवे वहाँ पे यूज होता है जब किसी स्थान से कोई भाग रहा हो। यहाँ पे किसी स्थान का जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है फ्लेड, फ्लेड ज़्यादा सही होगा। द थीव्स फ्लेड इन ए ब्लैक कार, फ्लेड मतलब भाग जाना, तो चोर जो है कार में भाग गए, काली कार में भाग गए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेड हो गए यहाँ पे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज। तो दोस्तों अब जो है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके इडियम या फ्रेज दिया गया होगा और उसका सही मीनिंग आपको ऑप्शन से बताना है। दिया गया है आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हे वायर, पब्लिक मीटिंग के बाद भीड़, वेंट हे वायर मतलब होता है अस्त व्यस्त हो गई या नियंत्रण से बाहर हो गई। तो गो हे वायर, गो हे वायर ये जो है इडियम है, जिसका मतलब क्या होता है अस्त व्यस्त होना या नियंत्रण से बाहर होना, और इसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वेंट हे वायर। ठीक है, तो अस्त व्यस्त होना या नियंत्रण से बाहर होना। तो पब्लिक मीटिंग के बाद भीड़ क्या हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, या हम कह सकते हैं नियंत्रण से बाहर हो गई। तो यहाँ पे वर इन जुबिलेशन, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट किया, ये भी नहीं होगा। बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, भीड़ से बाहर हो गई, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, इसको हम ऐसे भी कह सकते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया गया है। ब्रेक ऑफ मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी काम को अचानक बंद करना, किसी काम को अचानक बंद करना, किसी काम को अचानक बंद करना या बीच में रोक देना। ठीक है, ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है अचानक बंद करना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, फेंटेड, फेंटेड मतलब बेहोश हो गया, तो ये तो यहाँ पे नहीं हुआ। सडनली स्टॉप्ड, ये हो जाएगा अचानक उसने रोक दिया। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, उसने जो है स्टोरी को बीच में रोक दिया। तो ही सडनली स्टॉप, उसने अचानक रोक दिया इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अब दिया गया है सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम। सम शॉट्स वर फायर्ड, कुछ शॉट्स दागे गए। एट रैंडम मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एट रैंडम मतलब होता है कि यूं ही, बेवजह, बेवजह या बिना किसी कारण के, यूं ही। तो यहाँ पे सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम, तो एट रैंडम का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के, और यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा जो है फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, आई कैन फिनिश द वर्क बाई माई सेल्फ बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी ए बैक सीट ड्राइवर। ए बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बिना वजह सलाह देता है। तो आई कैन फिनिश द वर्क बाई माई सेल्फ, मैं खुद से इस काम को कर सकता हूँ। बट सी, लेकिन वो जो है हमेशा ट्राई करती है। बट सी ऑलवेज ट्राइज टू बी ए बैक सीट ड्राइवर, लेकिन वो हमेशा बैक सीट ड्राइवर बनने की कोशिश करती है, यानी कि बिना वजह सलाह देने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन हु मिस जजेस अदर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मिस जज करता है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। दिया गया पर्सन हु वांट्स टू डू थिंग्स बाई हर सेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को अपने आप से करना चाहता है, तो ये भी नहीं हुआ। पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेस अदर्स,
ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर झूठा आरोप लगाता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, ऐसा व्यक्ति जो अनचाही सलाहें देता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है यहाँ पे सेंटेंस, इसके किस पार्ट में एरर है बताना है। अगर कोई एरर नहीं तो आपका आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे दिया गया है माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। तो बताइए यहाँ पे किस पार्ट में गलती है। माई सिस्टर आस्क्ड मी, यहाँ पे आगे दिया गया है दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, तो यहाँ पे दैट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में है। माई सिस्टर आस्क्ड मी और यहाँ पे हाउ ये क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर इंट्रोगेटिव है डायरेक्ट स्पीच और उसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड ही जो है कनेक्टिव होता है, और यहाँ पे जो है हाउ कनेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दैट इसको लगाने की जरूरत नहीं है। दैट जो है कहाँ पे लगता है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें कनेक्टिव के रूप में जो है दैट का यूज होता है, इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे भी आपको एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। दिया गया है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स हैव गॉन, यहाँ पे हैव गॉन नहीं होगा, यहाँ पे हैज गॉन होगा, क्योंकि जो है जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं, एज वेल एज से जुड़े होते हैं, या फिर जो है विथ से जुड़े होते हैं, या अलोंग विथ से, या बिसाइड्स से, या टुगेदर विथ से, तो इनसे जब दो नाउन जुड़े होंगे तो पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे द टीचर ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हैज होगा ना कि हैव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है और इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है। दिया है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर इन्वायरमेंट। तो लोगों का जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के प्रति, वातावरण के प्रति, तो उसकी जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो कहते हैं मनोविज्ञान को, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र को कहते हैं दर्शन शास्त्र, और यहाँ पे दिया है जियोग्राफी, तो ये भूगोल को कहते हैं। तो यहाँ पे इकोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इकोलॉजी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर, टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स। तो जहाँ पे रेयर यानी कि दुर्लभ और टेक्निकल या ऑब्सोलीट मतलब जो कम प्रचलित है, उन वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं या ग्लॉसरी कहते हैं या लेक्सिकन या कैटलॉग। तो डिक्शनरी तो शब्दकोश होता है, इसमें किसी भी वर्ड की आप मीनिंग देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ग्लॉसरी की बात करते हैं तो ग्लॉसरी भी एक तरह का शब्दकोश ही होता है, लेकिन इसमें किसी एक विषय से संबंधित शब्दकोश होता है, किसी एक टॉपिक से संबंधित शब्दकोश जो होता है उसको ग्लॉसरी कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लेक्सिकन। तो लेक्सिकन जो है एक तरह का शब्दकोश होता है जिसमें जो है दुर्लभ और टेक्निकल या जो है कम प्रचलित जो वर्ड्स होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा लेक्सिकन। बाकी यहाँ पे कैटलॉग दिया गया है, कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। तो दोस्तों वाइन यानी कि शराब या अन्य चीज़ों को जो है स्टोर करने के लिए जो अंडरग्राउंड प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं, गैराज। तो गैराज जो है जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत होती है उस जगह को कहते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं होगा,
सेलर यहाँ पे राइट आंसर देगा, सेलर। तो सेलर मतलब होता है तहखाना। तो अंडरग्राउंड प्लेस होता है तहखाना, जहाँ पे जो है शराब या फिर अन्य चीज़ें स्टोर की जाती हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा। बाकी जो है एटिक का मतलब क्या होता है, एटिक मतलब होता है अटारी, और हॉल मतलब क्या होता है, बड़ा कमरा। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सेलर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। किसी को फ्री कर देना यानी मुक्त कर देना, फ्रॉम ब्लेम आरोप से, और गिल्ट या अपराध से। तो इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, एक्विट दिया गया है। एक्विट मतलब होता है छोड़ देना, किसी को छोड़ देना यानी फ्री कर देना। तो यहाँ पे जो है एक्विट क्या इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एक्विट मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने अपराध ना किया हो, इसमें आरोप उसका सिद्ध नहीं हो पाया इसलिए छोड़ना पड़ा। हो सकता है उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं रहे हो या गवाह ना रहे हो, तो इस वजह से उसका अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, इस वजह से छोड़ना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसने अपराध ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्विट इसका आंसर नहीं होगा। एक्सक्यूज मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ करना। तो किसी ने गलती की है लेकिन उसकी गलती को माफ़ कर दिया गया, तो उसके लिए जो होता है एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज मतलब माफ़ करना, तो यहाँ पे यानी कि उसने गलती की है लेकिन उसकी गलती को माफ़ कर दिया गया है। और रीप्रीमैंड का मतलब क्या होता है, फटकार। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, बाइज्जत बरी करना, या जो है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। तो एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है कि उसके जो भी आरोप हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आरोप लगाया गया है अपराधी के ऊपर वो गलत साबित हो जाता है, तब जो है जब उसको छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एक्सोनरेट करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, दोष मुक्त करना एक्सोनरेट मतलब होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन। तो ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर यानी कि आनंद के लिए, मजे के लिए जो है खेलता है, ना कि प्रोफेशन के लिए। ठीक है, मतलब उसका प्रोफेशन नहीं होता है, बस वो इंजॉयमेंट के लिए खेलता है, तो उसको जो है क्या कहेंगे, प्लेयर कहेंगे। तो प्लेयर जो है खिलाड़ी, ये तो प्रोफेशनल होता है। अमेचर, अमेचर जो है इसका राइट आंसर होगा। अमेचर मतलब होता है शौकिया। तो कोई अगर शौकिया कोई चीज़ कर रहा है तो उसको कहते हैं अमेचर। तो वन हु प्लेज फॉर प्लेजर, जो व्यक्ति प्लेजर मतलब केवल मजे के लिए खेलता है, वो कोई प्रोफेशनली नहीं खेलता है, तो उसको क्या कहेंगे, अमेचर मतलब शौकिया। परफॉर्मर मतलब परफॉर्म करने वाला, ये नहीं होगा। एक्टर मतलब अभिनेता, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आपको सेंटेंस दिया गया है, या तो डायरेक्ट स्पीच में होगा या इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर डायरेक्ट है तो उसका इनडायरेक्ट बताना है, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बताना है। दिया गया है, सी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे सी आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और ये पास्ट टेंस में है, तो यानी कि इसका जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी रिपोर्टेड स्पीच की, तो कनेक्टिव के रूप में क्या आएगा, इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर आएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है, तो सी आस्क्ड दैट, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे सी आस्क्ड इफ़ दिया गया है तो इफ़ सही है। और फिर द सेक्रेटरी और इज द सेक्रेटरी कमिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इफ द सेक्रेटरी इज कमिंग टू द मीटिंग, तो यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, सी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव होता है तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, इनडायरेक्ट हमेशा जो है अफर्मेटिव में होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में नहीं होता। तो सी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग, यहाँ पे ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, द कन्विक्ट सैड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। कन्विक्ट मतलब दोषी, उसने कहा लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज, मुझे कृपया आज़ादी से बोलने दें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, दोषी जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसके सेंस के अनुसार यहाँ पे
जो है रिपोर्टिंग वर्ब आती है। तो द कन्विक्ट सजेस्टेड, यहाँ पे सजेस्टेड नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड होना चाहिए क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी रिक्वेस्टेड, यहाँ पे प्रपोज दिया गया है तो उसने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है प्लीज़। तो द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड, तो यहाँ पे मस्ट बी नहीं होगा, लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज़, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। ठीक है, दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। मस्ट बी नहीं होगा, मस्ट बी मतलब होता है कि उसको ज़रूर ऐसा करने दिया जाए। तो यहाँ पे जो है फिर रिक्वेस्ट किस बात की, जब वो कह रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए, तो यहाँ पे जो है दैट ही बी अलाउड, कि उसे अलाउ किया जाना चाहिए टू स्पीक फ्रीली, फ्रीली बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निशा टोल्ड मोनिका व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, निशा ने मोनिका से कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, कितनी सुंदर ड्रेस तुमने पहन रखी है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो है कनेक्टिव क्या आता है, दैट आता है। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट या हाउ, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है तो ये व्हाट या हाउ हट जाता है, इसकी जगह वेरी का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निशा एक्सक्लेम और कनेक्टर आ गया दैट मोनिका वॉज वेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा। मोनिका वाज वेयरिंग, आर वेयरिंग का हो जाएगा वाज वेयरिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो मोनिका वाज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में देखेंगे तो निशा एक्सक्लेम्ड, तो एक्सक्लेम्ड यहाँ पे सही है, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लेम्ड आना चाहिए, लेकिन आगे आप देखेंगे दैट यहाँ पे लगा है वो भी ठीक है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे इट इज़, जबकि टेंस यहाँ पे चेंज होना चाहिए था तो ये गलत हो जाएगा। निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका इज़ वेयरिंग, यहाँ पे भी टेंस नहीं चेंज किया गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। और निशा टोल्ड मोनिका, तो टोल्ड यहाँ पे नहीं आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड आना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।